एक सिंपल सवाल, अगर आपकी नौकरी है, वेतन है और कंपनी ने टैक्स काट लिया है तो आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है क्या? काफ़ी लोग कहेंगे नहीं, टैक्स तो कट गया है तो आईटीआर फाइल करने की क्या ज़रूरत है। और यही सोच उन्हें एक दिन नोटिस दिलवा देती है। आज के वीडियो में मैं सिंपल तरीके से आपको पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, तो शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे आईटीआर होता क्या है, क्यों फाइल करना चाहिए, भले ही टैक्स शून्य हो, किसको फाइल करना चाहिए, कौन सी तारीख मिस नहीं करनी चाहिए, अगर फाइल नहीं किया तो क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और खुद भरना चाहिए या किसी प्रोफेशनल के द्वारा भरवाना चाहिए। अंत तक बने रहें। मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जिसे ज़्यादातर लोग कर देते हैं और उन गलतियों की वजह से उन्हें नोटिस आता है। मैं हूं तन्मय और मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले देखते हैं आईटीआर क्या होता है। आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये आपका एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एनुअली सबमिट करते हो। यानी आप जो भी इनकम भारत में कमाते हो, चाहे वो सैलरी से हो, पेंशन से हो, किराए से हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, म्यूचुअल फंड या शेयर्स बेचे हों, कोई एंटिक्स बेचे हों, गोल्ड बेचा हो, आपने कोई कंपनी से डिविडेंड लिया हो, या एज अ प्रोफेशनल या फ्रीलांसर के तौर पे सर्विसेज बेची हों, या आपके पास में कोई एनबीएफसी या बैंक से इंटरेस्ट आया हो, या और कुछ नहीं तो ठाकुर जी की कृपा से आपको नोटों की गड्डी पड़ी मिली हो, तो ये सब आपको आईटीआर में मेंशन करना होता है। यानी कोई भी तरह से आप इनकम करिए भारत में, वो 5 हेड्स के अंदर ही आती है। यानी सैलरी पेंशन एक हेड हुआ, दूसरा हुआ हाउस प्रॉपर्टी यानी रेंटल इनकम, तीसरा हुआ बिजनेस या प्रोफेशन, चौथा हुआ आपका कैपिटल गेन्स और पांचवा हुआ अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। आईटीआर भरने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल फॉर्म्स रिलीज करते हैं और इंडिविजुअल्स के लिए फॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक होते हैं। अब आपकी इनकम सोर्सेज जो भी हैं उस साल, उसके हिसाब से फॉर्म का सिलेक्शन किया जाता है। बस इतनी सी बात है, सिंपल। टैक्सेस ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो आप इनकम जनरेट करते हैं और उस पर इनकम टैक्स पे करते हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो होता है जीएसटी, जो आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उस पे होता है। जैसे आपने मोबाइल का बिल पे किया, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, आपने टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, रेस्टोरेंट में गए, वो जो आप सर्विसेज के और प्रोडक्ट्स के जो टैक्स देते हैं वो होते हैं जीएसटी। और उसका रिटर्न आपको नहीं भरना होता है, उसका रिटर्न भरना होता है सर्विस प्रोवाइडर को या जो प्रोडक्ट आपको सेल कर रहा है। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ सुन के ऐसा लगेगा कि आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भरना होता है। पहला एग्जाम्पल, स्वाति की मंथली सैलरी है 2 लाख रुपए, यानी साल की 24 लाख रुपए, ठीक है, और उसने सेविंग से इंटरेस्ट कमाया 12,000 रुपए। अब जो सैलरी इनकम थी उस पर तो टैक्स काट लिया कंपनी ने, तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा? जी हाँ। क्यों? क्योंकि सेविंग्स पे तो कोई टैक्स कटा नहीं है, उसका डिक्लेरेशन तो आईटीआर में आया नहीं है। निधि एक होम मेकर है और उसकी इंटरेस्ट से, एफडी इंटरेस्ट से 3 लाख रुपए इनकम हुई पूरे साल में। निधि इसके अलावा शेयर्स में सेल और परचेज भी करती रहती हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इसका नुकसान हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट नहीं था। तो निधि ने सोचा रिटर्न के अंदर एफडी के इंटरेस्ट तो दिखा देते हैं और शेयर्स जो बेचे थे जिसमें लॉस हुआ है उसको दिखा के क्या करेंगे। अब ये सुनने में तो लगेगा हाँ सही बात है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि उसने कौन कौन से शेयर कब खरीदे और कब बेचे। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर नहीं किए, यानी निधि ने अगर उसको रिटर्न में डिक्लेयर नहीं किया, तो निधि को ही नुकसान है। पहला नुकसान, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सोचेगी कि टैक्स इवेजन है इसलिए डिक्लेयर नहीं किया, भले ही नुकसान हो रहा था, निधि को लॉस हुआ था। दूसरा, निधि को ही फायदा है, अगर उसने डिक्लेयर किया ये लॉस तो अगले 8 साल तक ये लॉस वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। यानी किसी भी साल में, अगले 8 सालों में किसी भी साल में इसी तरह की इनकम में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स बेचने पर अगर उसे प्रॉफिट होता है तो ये लॉस उसमें से पहले सेट ऑफ होगा और फिर अगर कुछ बचेगा
तो वो टैक्सेबल इनकम यानी कि टैक्स देने योग्य इनकम में जुड़ेगा और तभी टैक्स बनेगा। तो इसलिए निधि को इसको डिक्लेयर करना जरूर चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सार्थक भारत में जॉब करता है और उसकी एम्प्लॉयर की यूएस सब्सिडरी ने उसे ईसॉप्स दिए जो सार्थक ने बाद में बेच के प्रॉफिट कमा लिया। इस प्रॉफिट पर यूएस गवर्नमेंट ने टैक्स भी काट लिया। अब जब सार्थक भारत में आईटीआर फाइल कर रहा था तो उसने सोचा मैं टैक्स तो दे ही चुका हूं, तो उन ट्रांजैक्शंस को यहां वापस दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगी कि कौन कौन से इंडियन सिटीजन्स ने वहां से प्रॉफिट कमाया है। तो अगर वो डिक्लेयर नहीं करता है तो ये टैक्स इवेजन माना जाएगा, जबकि सार्थक तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। तो सही तरीका ये है कि उसको फॉरेन इनकम का जो सेक्शन होता है आईटीआर में, उसमें सही तरीके से सही जगह पर उसको डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि भारत की कई देशों के साथ में DTAA है, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। यानी एक देश में टैक्स पे कर दिया तो इंडिया में वापस से टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका फ़ायदा तभी मिलेगा जबकि वो आईटीआर में डिक्लेयर करेगा। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अनमोल एक NRI है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि सिंगापुर के अंदर बिजनेस करता है और वो इंडिया के स्टॉक मार्केट में शेयर्स परचेज और सेल करता रहता है। अब जब वो रिटर्न भर रहा था, उसने सोचा मैं तो NRI हूँ, तो मुझे भारत में आईटीआर भरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये सोच भी गलत है। जो इनकम भारत के अंदर हुई है, उस सारी इनकम को आईटीआर में डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है और उस पर जो टैक्स बनता है वो देना होता है। बाहर की इनकम यानी सिंगापुर की इनकम से इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में ये डिफरेंस है कि पिछले एग्जाम्पल में सार्थक इंडियन रेजिडेंट था और यहाँ पर अनमोल एक NRI है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन है। तो आईटीआर का क्या मतलब हुआ? अपनी सारी इनकम को आप डिक्लेयर करते हो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फॉर्म के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को, और उसको आप असेस करते हो, और अगर उस पर कोई टैक्स बनता है तो आप टैक्स जमा करते हो आईटीआर भरते वक्त। ऐसे टैक्स को हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आईटीआर किस सिचुएशन में फाइल करना चाहिए। इसके लिए कई सारे सिचुएशंस होती हैं, जिसमें आप फिट हो उसके हिसाब से आप देखिए। पहला, ये बाय मैंडेट लॉ में है कि आपको रिटर्न भरना पड़ेगा अगर आप एज एन इंडिविजुअल 60 साल से कम के हैं और आपकी इनकम ग्रॉस 2.5 लाख या उससे ज़्यादा की है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं यानी 80 प्लस हैं तो 5 लाख। अगर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको रिटर्न भरना ज़रूरी है। ये ग्रॉस इनकम की बात है, यानी बिफोर एडजस्टमेंट्स। दूसरा केस होता है आपका पहले से टैक्स कटा हुआ है, यानी जहाँ से आपको पेमेंट मिलता है, चाहे आपको सैलरी से मिल रहा है, चाहे आपको किसी और सोर्स से पेमेंट मिल रहा है, तो एज पर कंप्लायंस कुछ परसेंटेज आपका उसमें से कट जाता है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जमा हो जाता है, जो बाद में आप रिटर्न भरते वक्त क्लेम करते हैं टोटल टैक्स में से, और आपको वो एडजस्ट हो जाता है। और अगर आपका एक्सेस जमा होता है तो आपको रिफंड मिल जाता है, यानी TDS का रिफंड लेने के लिए भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तीसरा है प्रूफ ऑफ इनकम। इनकम टैक्स रिटर्न स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ होता है आपकी वाइट इनकम का, जो आपके लीगल स्टैंडिंग के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए और इन्वेस्टमेंट्स में काम आती है। फोर्थ है लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। जब आप बैंक के पास में कोई लोन, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा, या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे अक्सर 2 से 3 साल का आईटीआर मांगते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो ये असेस करते हैं कि आपकी सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है। उसके बेसिस पे आपकी क्रेडिट लिमिट एक्सेट्रा वो डिसाइड करते हैं। 5वां है वीज़ा एप्लीकेशंस। UK, US, यूरोप, कनाडा, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, और वहाँ पर एज़ पर नॉर्म 2 से 3 साल के ITRs मांगे जाते हैं। अगर आपके पास ITR नहीं होता है तो दिक्कतें आती हैं। छठा है कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। बिजनेस में लॉसेस हैं या कैपिटल गेन्स में लॉसेस हैं और आपको वो ऑफसेट करने हैं आगे के सालों में, यानी इस साल का लॉस आगे के प्रॉफिट्स के साथ में एडजस्ट करना है, तो वो तभी हो सकता है जब आप उसको रिटर्न में दिखाएंगे, यानी रिटर्न फाइल करेंगे। तो एक ये रीज़न भी होता है रिटर्न फाइल करने का।
सातवां होता है सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उस केस में भी आपको रिटर्न भरना ज़रूरी होता है। आठवां है कैश डिपॉजिट्स। अगर आप एक बैंक में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या आप मल्टीपल बैंक्स में 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी आपको ITR फाइल करना होता है। नौवां है अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल साल का 1 लाख से ज़्यादा का है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। 10वां है अगर आप फॉरेन ट्रिप्स पे गए हैं, एक भी फॉरेन ट्रिप पे गए हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। 11वां है अगर आप प्रोफेशनल हैं, CA हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और आपको 10 लाख से ज़्यादा की रिसीट हुई है, ग्रॉस रिसीट, ये प्रॉफिट नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास में 10 लाख का पेमेंट आया है लेकिन उसमें से 8 लाख का आपका खर्चा हो गया है, यानी इनकम सिर्फ 2 लाख की थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि रिटर्न नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट 2 लाख है। यहाँ पर मतलब है कि ग्रॉस रिसीट क्योंकि आपकी 10 लाख है तो आपको रिटर्न भरना होगा। 12वां, टू अवॉइड पेनल्टीज। अगर आपको ITR भरना था और आपने ITR नहीं भरा तो लेट फीस 1000 से 5000 हो सकती है, इंटरेस्ट पेनल्टी हो सकती है और लीगल प्रोसिक्यूशंस भी हो सकते हैं। एक एक्सेप्शन भी है, अगर आप 75 प्लस के सीनियर सिटीजन हैं और आपका उसी बैंक में इंटरेस्ट भी आता है और उसी बैंक में पेंशन भी आती है तो एज पर लॉ बैंक आपकी जगह रिटर्न फाइल कर सकता है, लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद भरें। रुकिए, आप भले ही कुछ मिस कर जाएं ITR में फाइल करना, लेकिन गवर्नमेंट को सब पता होता है। इस डिजिटल एज में सारे ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो म्यूचुअल फंड AMC हो, चाहे आपका एम्प्लॉयर हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई NBFC हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब रेगुलरली IT डिपार्टमेंट को आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक्ड होती है भेजते रहते हैं। इसलिए कोशिश करिए आपका ITR एकदम एक्यूरेट हो। अभी तक हमने देखा किन सिचुएशंस में ITR भरना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे बताऊंगा जिसमें मैं एक टाइम पीरियड बताऊंगा जिस टाइम पीरियड में ITR आइडियली फिल करना चाहिए। अगर उससे पहले फाइल करते हैं या उसके बाद फाइल करते हैं तो बहुत नुकसान होते हैं और वो नुकसान भी आपको मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहिए। 2 टर्म्स और आती हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। उसका बेसिक फ़र्क बता देता हूं मैं आपको। ओल्ड रिजीम वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है लेकिन टैक्स का रेट ज़्यादा रहता है। न्यू रिजीम के अंदर लगभग वो छूट खत्म कर दी गई हैं लेकिन टैक्स का रेट जो है कम कर दिया गया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये छूट देता है कि आप दोनों से कैलकुलेट करें और जिसमें आपको फ़ायदा हो वो आप रिजीम को सेलेक्ट करें ITR भरते। अब बात करते हैं उस गोल्डन विंडो की, यानी वो आइडियल पीरियड जिसमें आपको ITR फाइल करना चाहिए। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिजिटल फॉर्म्स ITR भरने के लिए हर साल अप्रैल में रिलीज़ कर देता है, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए 7 जून से 31 जुलाई के बीच में। ऐसा क्यों? आपने जो भी इनकम जनरेट की जनवरी से मार्च तक के बीच में, उसका लेखा जोखा एक रिटर्न के फॉर्म में आपका सोर्स ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी डिडक्टर हो, वो रिटर्न फाइल करता है 31 मई तक, जो उनके लिए लास्ट डेट होती है। तो हम अगर मान के चलते हैं कि वो डिडक्टर लास्ट डे तक रिटर्न फाइल करता है तो वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होने में लगभग 7 दिन लग जाते हैं, यानी 7 जून तक आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होके आती है जो आप ITR में भरेंगे। अदरवाइज उससे पहले रिटर्न भरने से वो मिस हो सकती है। इसी तरह से हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लास्ट डेट भी डिक्लेयर करती है, जो जनरली इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई होती है। कुछ केसेस में जैसे बिजनेस के नॉन ऑडिटेबल केसेस में 31 अगस्त होती है और जहां ऑडिट होते हैं वहां पर 31 अक्टूबर होती है। तो आप मान के चलिए सेफ पीरियड रहता है 31 जुलाई। अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरते हैं तो आपके कई तरह के नुकसान होते हैं। पहला है आपको पेनल्टीज़, इंटरेस्ट पेनल्टीज़ देनी पड़ सकती है, लेट फी देनी पड़ सकती है। दूसरा, आप रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते। अगर कोई गलती हो गई है और अगर आपने टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न भरा है तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ड्यू डेट छोड़ दी है उसके बाद भरा है तो आप रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न,
आपके जितने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस थे, चाहे बिजनेस के हों, चाहे कैपिटल गेन्स के हों, चाहे स्पेकुलेशन के हों, एक्सेट्रा, वो भी कैरी फॉरवर्ड होने से रह जाते हैं और आपका जो लॉस है वो परमानेंटली वही पिछले सालों में रुक जाता है। आप आगे उन्हें सालों में सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए गोल्डन पीरियड है 7 जून से 31 जुलाई। अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझाने का मेरा तरीका आपको अच्छा लगा और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बना के आपके सामने लाता रहूँ। ITR फाइल करना भूल गए तो क्या होगा? पहला, लेट फी लगेगी जो 1000 से 5000 तक हो सकती है बेस्ड ऑन योर इनकम, प्लस इंटरेस्ट पेनल्टी, प्लस उस पर और तरह के लेट पेमेंट पेनल्टीज लगेंगी। साथ में अगर कोई बहुत एक्सट्रीम केस हुआ तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है, स्क्रूटनी में जा सकते हैं, जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजनेस लॉसेस, कैपिटल गेन्स लॉसेस, वो सब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। यानी नोटिस आने के बाद इनकम टैक्स फाइल करना महंगा पड़ता है, बजाय इसके कि आप प्रोएक्टिवली पहले ही टाइमली रिटर्न फाइल कर दें। अब सवाल ये आता है ITR फाइल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो ब्रॉडली 2 तरह के डॉक्यूमेंट कैटेगरीज होती हैं। पहली, कॉमन डॉक्यूमेंट जो सबको चाहिए होता है, और दूसरा वो बेस्ड ऑन योर इनकम सोर्सेस। तो कॉमन में आता है एनुअल इंफॉर्मेशन यानी AIS, दूसरा होता है फॉर्म 26AS, तीसरा होता है आपके इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स, और चौथा होता है बैंक स्टेटमेंट्स। ये तो सबको ज़रूरत पड़ती है। और जो स्पेसिफिक केसेस में होता है, जैसे सैलरी में फॉर्म 16 हुआ, आप अगर कंसल्टेंट हैं तो आपको फॉर्म 16A की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको बैंक के इंटरेस्ट पे TDS कटा उसका चाहिए तो फॉर्म 16A एक्सेट्रा। इस सब की लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिए, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स किस इनकम सोर्स पे ज़रूरत पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 5 वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहला, रिटर्न जब फाइल करें तो AIS से सारी फिगर्स को मैच करें, मिसमैच होने पर आपको नोटिस आ सकता है। दूसरा, FD या सेविंग्स के जो इंटरेस्ट इनकम होती है उस पर भले ही बैंक ने TDS यानी टैक्स काटा है या नहीं काटा है, आपको वो रिटर्न में दिखाना ज़रूरी होता है। तीसरा, कभी भी रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम ना करें जिसके आपके पास में प्रूफ नहीं है। चौथा, पिछले रिटर्न का यूं फिगर्स लेके इस रिटर्न में कॉपी ना करें, कॉपी कैटिंग कभी भी नहीं करें रिटर्न के अंदर। और पांचवा, डेलिब्रेटली कभी भी जानबूझकर छोटे मोटे इनकम्स को मिस ना करें मेंशन करने के लिए। ये ना सोचें कि तो 500 रुपये की फिगर थी, ये तो 2000 का डिविडेंड था, छोटा सा अमाउंट था। इनकम टैक्स रिटर्न इज नॉट अबाउट अप्रॉक्सीमेशन, इट इज़ अबाउट एक्यूरेसी। आपका रिटर्न एब्सोल्यूट एक्यूरेट होना चाहिए, 2-4 रुपये से ज़्यादा का वेरिएशन नहीं आना चाहिए, और वो भी वेरिएशन सिर्फ राउंडिंग की वजह से आ सकता है। अब आप पूछेंगे तन्मय, ये ITR हम खुद फाइल करें या किसी प्रोफेशनल से फाइल कराएं? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका ITR सिंपल है, सिंपल मतलब आपकी एक सैलरी है, थोड़ा बहुत FD इंटरेस्ट है, और सबसे बड़ी बात आपको इंटरेस्ट है, आपको जानकारी है, तो आप खुद भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ITR में कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स हैं, यानी मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रांजेक्शन्स हैं, कैपिटल गेन्स हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, या आपकी कोई फॉरेन इनकम है, या कोई AIS में मिसमैचेस हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से फाइल कराएं, ताकि उनके अनुभव से आपको फ़ायदा हो, आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू में हमारे पास एक सवाल था, एक कन्फ्यूजन था कि क्या मुझे ITR भरना चाहिए जबकि मेरा तो टैक्स कट चुका है। तो आशा है इस वीडियो से आपको ये बात अब तक समझ में आ चुकी होगी। ITR आपका एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी है जिससे आपको बहुत फ़ायदे होते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करिए। आपके इस लाइक करने से ये वीडियो ऐसे और लोगों तक पहुंचती है जिनको इस जानकारी की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको किसी इनकम टैक्स के टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। अगर मेरे पास उस टॉपिक से रिलेटेड 50 या उससे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा। और एक बात, अगर आपको ITR फाइल करने में दिक्कत आती है और आपको एक प्रोफेशनल से ITR फाइल करवाना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं ये प्रोफेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ।
तो खूब पैसे कमाइए, ITR भरिए और रिलैक्स करिए। नमस्ते।